नमस्कार साथियों, तोरावटी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हम इस लाइव क्लास में शुरुआत करेंगे भारत की प्रमुख कृषि फसलों के बारे में। तो भारत की प्रमुख कृषि फसलों से पहले हमने जो देखा है वो कृषि के संदर्भ में कृषि की जो विविध प्रारूप हैं उनके बारे में जानी है। अब हम आगे की जो जानकारियाँ लेंगे उनमें हमारा आज का जो विषय रहेगा वो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत की प्रमुख कृषि फसलें। एग्ज़ामों में भी इसी को लेकर के सबसे ज़्यादा प्रश्न होते हैं। जैसा जिन फसलों के बारे में आपने विगत जितने भी लगे हुए एग्ज़ाम हैं उनके अगर पेपरों को देखा है या आने वाले एग्ज़ामों के लिए जो महत्वपूर्ण रूप से जो बनने वाली प्रश्नोत्तरी है उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है, आने वाली जो एग्ज़ामों में सबसे महत्वपूर्ण जो अहम भूमिका है वो भी हम फसल प्रारूप के अंतर्गत और प्रमुख फसलों के अंतर्गत देखते हैं। तो आज हम सबसे पहले तो उनकी चर्चा करेंगे जो भारत की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं, जो अलग अलग ऋतुओं के साथ बोई जाती हैं लेकिन वो प्रधान फसलें मानी जाती हैं। उत्पादन की दृष्टि से उनका विशेष योगदान है, उनका क्षेत्र के विशेष योगदान की दृष्टि से जानी जाती हैं। तो हम देखें भारत की प्रमुख जो फसलें हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ उन प्रधान फसलों के बारे में देखेंगे। पहली प्रधान फसल के लिए अगर हम जानें तो भारत की पहली और प्रमुख प्रधान फसल है चावल। प्रथम प्रधान फसल के रूप में चावल को जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी दूसरी प्रधान फसल के रूप में जानी जाती है गेहूँ। प्यारे साथियों, यहाँ दोनों के बारे में जान पा रहे होंगे आप, चावल और गेहूँ दोनों ही क्या हैं, खाद्यान्न फसलें हैं। तो हम सबसे पहले इनके बारे में आने वाले प्रश्नों की चर्चा भी साथ ही करते चलें। तो ये दोनों क्या हैं, भारत की प्रमुख फसलों में खाद्यान्न प्रमुख फसलें हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो प्रमुख फसलों के अंतर्गत हम तीसरी फसल देखते हैं तो उनमें आता है गन्ना। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी प्रमुख फसलों में आता है आलू, अन्य प्रमुख फसलों में बात करें अगली प्रधान फसल आती है कपास। अगली फसल की बात करें तो नेक्स्ट प्रधान फसलों में आती है जूट। नेक्स्ट अगर प्रधान फसल की बात करें तो आती है चाय। और नेक्स्ट अगली प्रधान फसल की बात करें तो प्रधान फसल में आती है कॉफ़ी या कहवा फसल। अगली अगर प्रधान फसल की हम बात करें तो इनमें आती हैं नारियल। और अगली हम प्रधान फसल की बात करें तो एवरेज रूप में आती हैं दालें। तो प्यारे साथियों, हम अन्य फसलों के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये हमारी प्रमुख प्रधान फसलें हैं जिनमें एग्ज़ामों को लेकर के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी ध्यान दें। यहाँ सबसे पहले हम देख पा रहे हैं चावल गेहूँ एक खाद्यान्न फसल के रूप में जानी जाती है। अन्य जो खाद्यान्न फसलें हैं उनको भी अगर हम यहाँ देखें तो अन्य खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी फसलें जो भारत में बोई जाती हैं, उनमें जो बाजरा, ये राजस्थान की प्रधान फसल है। भारत की प्रधान फसल में नहीं आती है लेकिन राजस्थान की प्रधान फसलों में इसको गिना जाता है, लेकिन खाद्यान्नों में प्रधान फसल मानी जाती है। हम देख रहे हैं भारत की प्रमुख फसलें, न कि प्रधान खाद्यान्न फसलें। अगर प्रमुख खाद्यान्न फसलों की बात करेंगे तो चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का ये प्रधान फसलों में आती हैं। तो बाजरा, ज्वार, रागी और मुख्य रूप से ये हमारी प्रमुख फसलें हैं। इनको
हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं। तो यहाँ देख पा रहे होंगे, अगर हम खाद्यान्न फसलों की चर्चा करें तो भारत में प्रधान रूप से बोई जाने वाली जो खाद्यान्न फसल है वो चावल और गेहूं के रूप में है। तो ये थी हमारी प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में। जो बाजरा, ज्वार, रागी और मक्का भारत में बोई जाने वाली खाद्यान्न फसलें हैं, इनमें प्रधान रूप से बोई जाने वाली चावल और गेहूं है। इनमें भी अगर देखा जाए तो चावल सर्वाधिक बोई जाने वाली प्रधान फसल है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल की अगर बात हो तो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो चावल है। प्रमुख खाद्यान्न फसल, प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में जानी जाती है। यहाँ भी देखिए, प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में चावल को जाना जाता है। अगर हम आगे बात करें तो इन फसलों में गन्ना है, आलू है, कपास है, जूट है, कॉफ़ी है, कहवा है, नारियल है और दालें हैं। इन फसलों को हम आगे अगर बात करें तो गन्ना, आलू, कपास, जूट, चाय, कॉफ़ी, नारियल और दालें, ये सारी की सारी जो फसलें हैं ये भारत में बोई जाने वाली अन्य प्रधान फसलों में आती हैं। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो मुख्य रूप से हमें गन्ना, आलू, कपास, जूट, चाय, कॉफ़ी और नारियल के रूप में इन फसलों को कहा जाता है व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलें कहलाती हैं। तो यहाँ प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी एक व्यापारिक फसल है? तो यहाँ आपको ये धान वाली फसलें दी जाएंगी चावल के रूप में, अन्य दी जाएंगी खाद्यान्न फसलों के रूप में गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, रागी और मक्का, इनमें से एक, और कोई इनमें से एक उठा करके दी जाएगी, वो होगी व्यापारिक फसल। तो प्यारे साथियों, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। इसके अनुसार इनको व्यापारिक फसलें कहा जाता है। सभी जो व्यापारिक फसलें हैं इनको नकदी फसलें भी कहते हैं। ये नकदी फसलें भी कैश क्रॉप भी कहलाती हैं, कैश क्रॉप्स कहलाती हैं। तो कैश क्रॉप्स के रूप में, नकदी फसलों के रूप में गन्ना, आलू, कपास, जूट, चाय, कॉफ़ी, नारियल को, रबर को, या अन्य फसलों में अगर हम और बात करें तो हमारा रेशम है वो भी इसके अंतर्गत ही आता है। अगर और बात करें, काजू है, मसाला है, ये भी नकदी फसलों में आती हैं, व्यापारिक फसलों में आती हैं। तो सभी प्रकार की जो व्यापारिक फसलें हैं उनको नकदी फसलें भी कहा जाता है। तो गन्ना, आलू, कपास, जूट, चाय, कॉफ़ी, कहवा, नारियल, ये हमारी प्रधान रूप से बोई जाने वाली व्यापारिक या नकदी फसलों में आती हैं। अब हम यहाँ देखें तो गन्ने के साथ में कुछ तथ्य हैं जो व्यापारिक फसलों के अलावा भी इसमें प्रश्न बनते हैं। तो गन्ना है एक मुख्य रूप से रसदार फसल है, इसलिए इसमें रस निकाल करके इससे माल्ट तैयार किया जाता है। तो यहाँ प्रश्न आ जाता है, कौन सी एक माल्ट योग्य फसल है? माल्ट। अब माल्ट योग्य फसलों में और भी साथियों ध्यान दे लें, कौन कौन सी माल्ट योग्य फसलें हैं जिनमें गन्ना भी आता है। गन्ने के अलावा है संतरा आता है, इसके अलावा माल्टा आता है, मौसमी आता है। ये सारी की सारी क्या है? माल्ट फसलें हैं जिनसे रस प्राप्त किया जाता है। और इसका जो उपयोग है मुख्य रूप से अगर हम देखें तो शराब उद्योग में अधिक किया जाता है। इस माल्ट से सामान्य रूप से शराब बनाई जाती है। तो ऐसी फसलों का उपयोग जो रसदार फसल के रूप में माल्ट बनाने के लिए किया जाता है, उनमें गन्ना भी आता है। गन्ने के रस से माल्ट तैयार होता है। संतरा, माल्टा और मौसमी है, ये माल्ट योग्य फसलें हैं। आलू मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें स्टार्च की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो स्टार्च योग्य फसल के रूप में भी जाना जाता है। अब यहाँ इस स्टार्च को लेकर के अन्य जो प्रश्न बनता है फसल पर, वो चावल को लेकर बनता है। चावल में भी मांड होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च इसमें पाया जाता है। लेकिन सर्वाधिक अगर बात करें तो वहाँ दो में से एक ऑप्शन होता है, निम्न में से कौन सी एक स्टार्च
योग्य या निम्न में से किस फसल में सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है, या किस उत्पादन में सर्वाधिक स्टार्च की मात्रा होती है? तो चावल और आलू में स्टार्च पाया जाता है। अब यहाँ कपास को लेकर के जो प्रश्न होते हैं ये हम फसलों के साथ भी देखेंगे, लेकिन यहाँ जो अतिरिक्त हम देख पा रहे हैं जो फसलों के साथ नहीं देखेंगे वो देखिए, कपास एक रेशेदार फसल है, रेशेदार फसल है, अर्थात ये एक अलग वर्गीकरण भी साथ चलता जा रहा है। रेशेदार फसल है, रेशा प्राप्त होता है। अब रेशे के रूप में अगर देखें तो यहाँ रेशेदार जो फसलें हैं उनमें कपास है, जूट है, रेशम है, ये सारी की सारी क्या हैं? रेशेदार फसलें हैं। तो हम देख पा रहे हैं जूट है, जूट और कपास है, दोनों की दोनों क्या है? रेशेदार फसलों का उदाहरण है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों ही एक जैसी विशेषता रखने वाली फसलें हैं। जूट से रेशा प्राप्त किया जाता है, कपास से रेशा प्राप्त किया जाता है। कपास से जो प्राप्त होता है उसको रुई बोलते हैं, और इस रुई से रेशा प्राप्त किया जाता है, धागा बनाया जाता है। जूट होता है, जूट पटसन होता है, इस पटसन से धागा तैयार किया जाता है, बोरी, बैग या टाट बनाई जाती हैं, रेशेदार फसल है। रेशम है, रेशम से धागा बनाया जाता है और धागे से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। तो यहाँ जूट, कपास और रेशम है, ये एक रेशेदार फसलों के उदाहरण भी हैं, साथ ही ये व्यापारिक फसलें भी हैं, साथ ही इनको नकदी फसलें भी कहते हैं। अगर हम चाय और कॉफ़ी की बात करें तो दोनों ही जो फसलें हैं इन दोनों ही फसलों को पेय फसलें कहा जाता है, पेय फसलें हैं, अर्थात पीने योग्य उत्पाद पदार्थ प्राप्त होता है। तो चाय और कॉफ़ी पेय पदार्थ के रूप में है। अब पेय पदार्थ के रूप में है तो इसका जो उत्पादन है वो भी हम देखें, दोनों की परिस्थितियां लगभग समान होती हैं, अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, अब इसका ये जो क्षेत्र विशेष है ये भी इम्पोर्टेंट है। चाय और कॉफ़ी का जो उत्पादन है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही सर्वाधिक होता है। विश्व में चाहे भारत की बात हो, चाहे भारत के अलावा हम श्रीलंका की बात करें, चाहे हम किसी दूसरे देश की बात करें, अगर विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन अगर होता है तो वो क्षेत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन भी होता है। और इसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो अपने जहन में एक देश का नाम आता है जिसको ब्राज़ील कहा जाता है। ब्राज़ील में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। तो सामान्य रूप से एक जैसी विशेषता रखने वाली है, दोनों की समान परिस्थितियां पाई जाती हैं, दोनों ही पेय फसलें हैं। तो यहाँ अलग अलग वर्गीकरण भी होता जा रहा है। देखिए, खाद्यान्न फसलें हैं, रसदार फसलें हैं, स्टार्च वाली फसलें हैं, रेशेदार फसलें हैं, पेय फसलें हैं, और फिर आता है नारियल। तो नारियल भी एक रेशेदार फसल के अंतर्गत आती है और साथ ही व्यापारिक। तो ये दो में आती है, ये रेशेदार भी है, रेशेदार और व्यापारिक, व्यापारिक भी है और रेशेदार भी है। नारियल के जूट से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, तो इसको जूट वाली या रेशेदार फसल के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है। तो प्यारे साथियों, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज़ें तो अपन जान जाते हैं, जूट और कपास है ये एक रेशेदार फसल है और रेशम भी रेशेदार फसल है, लेकिन यहाँ इनमें से कोई एक नाम हटा दिया जाता है और वहाँ दे दिया जाता है नारियल, और नारियल के अलावा फिर और कोई फसल ऐसी दे दी जाती है या इनके ही कोई दूसरे नाम दे दिए जाते हैं, और वहाँ हम डिसमाइंडेड हो जाते हैं या अपने कन्फ्यूज पैदा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। रेशेदार फसलों के अंतर्गत भी इसको शामिल किया जाता है, व्यापारिक फसलें हैं। अब ये दाल वाली जो फसलें हैं इनमें विभिन्न प्रकार की जो दालें हैं इनका उत्पादन होता है। कौन कौन सी दाल वाली जो फसलें हैं इनका उत्पादन होता है? तो इनमें अगर हम बात करें भारत में तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो चने का उत्पादन होता है। भारत में जितनी भी दालें होती हैं उन दालों में प्रधान, अगर हम फसलों की बात करें तो प्रधान फसलों में दालों में चना आता है। चने के अतिरिक्त जो जो दालें आती हैं उनमें अगर हम और देखें तो चना, मूंग है, मसूर है, चना, मूंग, मसूर, अरहर और
मोठ, ये कुछ अन्य फसलों के अंतर्गत भी हैं। तो ये चने, मूंग, मसूर, अरहर और मोठ की दाल के रूप में जाने जाने वाली प्रमुख फसलों में आते हैं। अब यहाँ एक ध्यान देंगे साथियों, यहाँ एक अलग से प्रश्न और निकल करके आएगा, दालों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए या तिलहनी फसलों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए, तो उसको भी यहाँ ध्यान दे लें। एक सोयाबीन होता है, सोयाबीन को दालों में भी शामिल करते हैं और इसको तिलहन में भी शामिल करते हैं। तो सोयाबीन एक तिलहनी फसल भी है, तिलहनी फसल भी है। अब तिलहनी फसल के अंतर्गत सोयाबीन आता है। भारत में अगर हम और भी देखें तो इनमें जो आने वाली अन्य जो तिलहनी फसलें हैं, इनमें आती हैं सरसों, इसके अलावा आता है तिल, इसके अलावा आता है सूरजमुखी, इसके अलावा आता है अरंडी, इसके अलावा आता है होहोबा या जोजोबा, होहोबा, जोजोबा, रतनजोत, इसी को कहा जाता है। ये सारी की सारी किसमें शामिल हैं? ये तिलहनी फसलों के अंतर्गत हैं। तो सोयाबीन है वो तिलहनी फसल भी है और दलहनी फसल भी है, दालों में भी शामिल की जाती है और तिलहन में भी शामिल की जाती है। जब ऑप्शन आपको तिलहन दलहन दोनों दिया हुआ हो तो आपको प्रधान रूप से किस में मानना है? ये मानना है तिलहनी फसल के अंतर्गत। तेल सर्वाधिक देती है इसलिए इसको तिलहनी फसल में मानते हैं। इसलिए हम मुख्य रूप से इन पर बनने वाले प्रश्न कि कौन सी फसल को लेकर के किस प्रकार से प्रश्न होते हैं, कितनी तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये प्रधान फसलों के बारे में हमने चर्चा की। अब इनको हम 1 बाय 1 एक एक करके हम इनको विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं हमारी प्रमुख फसलों में पहले नंबर पर चावल को। तो हमारी प्रमुख फसलों में पहली शुरुआत है चावल को लेकर के। चावल, अब सामान्य रूप से चावल के बारे में हम सामान्य तो देख चुके हैं। चावल की जो सामान्य विशेषताएं हैं उनमें हम देखें तो सबसे पहली विशेषता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बोया जाता है, इसलिए इसको भी उष्णकटिबंधीय फसल कहते हैं, यानी गर्मी वाले क्षेत्र में बोया जाता है। अभी चर्चा करें तो गर्मी वाला क्षेत्र भारत की बात करें और विश्व की बात करें तो इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। संपूर्ण विश्व में अगर हम ग्लोब पर देखें तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा के जो बीच वाला क्षेत्र है, इसमें इसका सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। इसका विस्तार है वो इस क्षेत्र में होता है, यानी इसी क्षेत्र में इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। चावल के लिए सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बोया जाता है क्योंकि साल भर यहाँ उष्णता ज़्यादा रहती है। इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। तो इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं उन देशों में चावल उत्पादन होता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो क्षेत्र है वो यहाँ आता है इस क्षेत्र में, और इस पोजीशन में आता है। तो आधा भारत इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है और इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। तो हम बात करें उष्ण कटिबंधीय फसल है, साथ ही चावल है वो एक मानसूनी ऋतु में बोई जाने वाली प्रधान है। मानसूनी ऋतु में बोई जाने वाली प्रधान फसल है। पहले साथियों यहाँ भी कुछ अलग प्रश्न बनकर के आ रहा है। मानसून ऋतु में बोई जाती है अर्थात वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और वर्षा ऋतु की अगर प्रधान फसल की बात करें भारत में तो वो चावल मानी जाती है। अगर इसके बाद की अगर प्रधान फसलों की बात करें तो रबी के ऋतु में बोई जाने वाली जो प्रधान फसल है उस फसल को कहा जाता है गेहूँ। तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, मानसूनी ऋतु में या वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली जो प्रधान फसल है वो भारत की कौन सी है? चावल है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो इस क्षेत्र में जहाँ चावल का उत्पादन होता है, चावल की मुख्य रूप से जो फसलें बोई जाती हैं उन फसलों में इसको जल की अधिक आवश्यकता होती है।
जल की अधिक आवश्यकता होती है, चाहे वो विश्व में हो चाहे भारत में हो। चावल जहाँ भी बोया जाता है चावल को अधिक जल की आवश्यकता होती है। अभी बात करेंगे कुछ अनुकूल परिस्थितियों की। चावल को उत्तम अनाज कहा जाता है। चावल को उत्तम अनाज या धान के नाम से जाना जाता है। धान के नाम से जाना जाता है। ये बात हुई कुछ चावल के संदर्भ में सामान्य जानकारियाँ। अगर हम आगे देखें तो यहाँ इसकी अनुकूल परिस्थितियों की बात करें चावल के लिए, तो चावल की अनुकूल परिस्थितियाँ चावल के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार से पाई जाती हैं। देखिए अनुकूल परिस्थितियों में कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। तो चावल के लिए प्रधान जो प्रथम अनुकूल परिस्थिति है वो होती है चावल के लिए वर्षा की उपलब्धता या वर्षा की मात्रा। तो चावल के लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए? चावल के लिए एवरेज रूप से 150 सेंटीमीटर वर्षा, चावल के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ भी ध्यान दें, चावल के लिए जो अनुकूल परिस्थिति है 150 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, लेकिन इससे कम व अधिक में भी होती है। तो इससे कम वर्षा क्षेत्र में सिंचाई द्वारा चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ अगर हम बात करें तो भारत में इस क्षेत्र में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने वाला जिस राज्य की बात करेंगे वो इसी क्षेत्र में पड़ता है। तो ये प्रश्न इसलिए निकल कर के आ जाता है प्यारे साथियों, यहाँ उस राज्य की बात करना चाह रहा है जिसमें 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है लेकिन चावल की पैदावार अधिक होती है, तो वह पंजाब राज्य है। पंजाब राज्य में 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा है लेकिन पैदावार अधिक होती है। तो कम वर्षा क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा द्वारा भी चावल का उत्पादन किया जाता है। तो 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्र में चावल कम सिंचाई की आवश्यकता या बिना सिंचाई की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। वर्षा अनुकूल होती है, वर्ष भर वहाँ आर्द्रता बनी रहती है। लेकिन जब हम बात करें मानसून के समय की, तो मानसून के समय जब 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी और 4 महीने तक वर्षा होगी तो बिना सिंचाई के द्वारा भी चावल का आसानी से उत्पादन कर लिया जाता है। तो कम वाले क्षेत्र में जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ सिंचाई की सुविधाओं के द्वारा चावल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम विशेषता के देखें तो अनुकूल परिस्थिति की दूसरी विशेषता है उसके लिए तापमान। तो तापमान की जो अनुकूलता है वो होती है 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। चावल के लिए अनुकूल दशा होती है 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। इससे कुछ कम व कुछ अधिक वाले क्षेत्रों में भी चावल बोया जाता है। तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक चावल का उत्पादन किया जाता है। औसत रूप से देखा जाए तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चावल के लिए अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम अनुकूल परिस्थिति की बात करें तो मृदा होती है। किसी भी फसल के लिए मृदा, तापमान और वर्षा 3 महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो यहाँ मृदा की अगर हम बात करें तो मृदा यहाँ चावल के लिए कछारी मृदा होती है। कछारी मृदा की आवश्यकता होती है। कछारी मृदा को ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में चावल अधिक बोया जाता है। तो प्यारे साथियों यहाँ भी एक प्रश्न अलग से निकल कर के आ रहा है, ध्यान हो, कछारी मृदा या जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो नदी द्वारा निर्मित इस जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में नदी द्वारा निर्मित है। तो इस नदी द्वारा निर्मित जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी तो जलोढ़ मृदा बड़ा क्षेत्र पर विस्तार होगा, अधिक मोटी क्षेत्र में पाई जाएगी। हम बात करें यहाँ नदी क्षेत्र में तो नदी के द्वारा लाई गई जो कछारी मृदा है या जलोढ़ मृदा है, इस जलोढ़ मृदा का विस्तार जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है
वहाँ जलोढ़ मृदा ज़्यादा आती है, जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ जलोढ़ मृदा कम पाई जाती है। तो जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी, जल भी ज़्यादा होगा, मृदा भी कछारी होगी, ये अनुकूल परिस्थितियाँ ही तो चावल के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तो जिस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है, जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में चावल का उत्पादन अधिक किया जाता है। तो कछारी मृदा चावल के लिए अच्छी मानी जाती है। यही कारण है कि चावल है सामान्यतः मैदानों में अधिक है, मैदानों में अधिक होता है। इसके दो कारण हैं। मैदानों में अधिक बोया जाता है, इसके दो कारण होते हैं। क्यों होते हैं? देखिए, मैदानों में कछारी मृदा होती है। मैदानों की बात करें तो मैदानों में कछारी मृदा होती है। तो एक तो मृदा की अनुकूलता है, इसलिए इस क्षेत्र में चावल अच्छा होगा। और दूसरा जो रीजन बनता है वो बनता है कि समतल होंगे, मैदान होंगे तो समतल होंगे। और समतल भूभाग है वो चावल की कृषि के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि समतल भूभाग पर पानी आसानी से रुक जाता है, या सिंचाई योग्य जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में पानी सिंचाई के माध्यम से जब कृषि जोतों में दे दिया जाता है तो काफ़ी समय तक वो भरा रहता है। और चावल के पौधे के लिए जड़ों में पानी भरा रहना आवश्यक है। तो अगर हम इसी संबंध में आगे जानकारी लें तो यहाँ से प्रश्न निकल कर के आता है कि समतल भूभाग का होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि चावल के लिए उसकी जड़ों में पानी भरा रहना चाहिए, पानी भरा रहना चाहिए। अब पानी रुकेगा तब जब भूभाग क्या होगा? समतल होगा। इसीलिए चावल का उत्पादन मैदानी भागों में अधिक किया जाता है। यही विशेषता एक अन्य फसल के लिए भी आती है और दोनों को बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। दोनों ही अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बोई जाती हैं, लेकिन एक है वो समतल में नहीं बोई जाती, वो ढाल वाले क्षेत्र में बोई जाती है। और चावल है वो समतल भाग में बोया जाता है, क्योंकि चावल की जड़ों में पानी भरा रहना चाहिए, लेकिन चाय के लिए जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। इसलिए ढाल वाले क्षेत्रों में चाय बोई जाती है, जहाँ भी वर्षा की मात्रा 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होती है। लेकिन जहाँ पानी रुकना चाहिए उस क्षेत्र में चावल होता है, और जहाँ नहीं रुकना होता है उस क्षेत्र में चाय बोई जाती है। तो ये दोनों ही परिस्थितियाँ एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं। तो अनुकूल परिस्थितियों की एक बार पुनः हम चर्चा करें। वर्षा की उपलब्धता 150 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा क्षेत्र में चावल अनुकूल पैदावार देता है। इससे कम वर्षा क्षेत्रों में भी चावल होता है, लेकिन उसके लिए सिंचाई की आवश्यकता या पर्याप्त जल की आवश्यकता होनी चाहिए। उस क्षेत्र में भी चावल का पैदावार किया जा सकता है। और अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत के संदर्भ में ऐसा एक राज्य है पंजाब। तो पंजाब राज्य में नहरी सिंचाई के कारण से पैदावार अच्छी होती है। तापमान की अगर बात करें तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए एवरेज या औसत तापमान चाहिए। तापमान कैसा है? औसत है। इस औसत तापमान वाले क्षेत्र में चावल की पैदावार अच्छी होती है। लेकिन 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच चावल को आसानी से बोया जा सकता है, पैदावार दे देता है। लेकिन अगर हम मृदा की बात करें तो हर मृदा क्षेत्र में चावल की पैदावार करना संभव नहीं है। जैसे कि हम बलुई या रेतीली मृदा की बात करें, चावल संभव नहीं है। अगर हम इसी संदर्भ में पहाड़ी या पर्वतीय मृदा की बात करें, उस क्षेत्र में भी संभव नहीं है। अगर हम लेटेराइट मृदा की बात करें तो उस क्षेत्र में भी संभव नहीं है। इस प्रकार से हम देखें तो मुख्य रूप से मृदा वाले क्षेत्र में कछारी मृदा जहां पाई जाती है, कछारी का तात्पर्य नदियों द्वारा लाई गई वह मृदा जिसको हम जलोढ़ कहते हैं, जलोढ़ का ही दूसरा नाम कछारी है। तो कछारी मृदा वाले क्षेत्र में चावल की पैदावार अच्छी होती है। क्यों होती है? इसका कारण भी एक जाना जाता है। कछारी मृदा होती है ये विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है, विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। प्रतिवर्ष बनती है, वर्षा होगी, नियमित रूप से अपर्दन की क्रिया होगी, मैदानी भागों में जाकर के ये अपर्दनात्मक जो पदार्थ होते हैं जिनको जलोढ़ कहा जाता है ये निक्षेपित हो जाते हैं, और निक्षेपित होने के बाद में जो मृदा बनती है वो कछारी या जलोढ़ मृदा होती है। तो सालाना इसमें नवीन मृदा आने के कारण से इसमें पोषण तत्व पर्याप्त होते हैं, और इन पोषण तत्वों की उपलब्धता चावल के लिए अच्छी मानी जाती है। इसलिए कछारी मृदा और जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में चावल की पैदावार अच्छी हो जाती है। अब हम बात करते हैं मृदा का वह भाग जो कछारी है, लेकिन कैसा होना चाहिए?
मैदानी क्षेत्र होना चाहिए। मैदानों में क्यों होती है? क्योंकि ये समतल होते हैं और समतल भूभाग चावल के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि चावल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है और चावल की जड़ों में पानी भरा ही रहना चाहिए। ये समतल होने के उपरांत ही अनुकूल बन पाता है। इस प्रकार से चावल के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ तक चावल की जानकारी आप जान पाए होंगे। आगे हम देखते हैं चावल के उत्पादन क्षेत्र और विशेष बातों को। तो यहाँ तक एक बार नोट डाउन कीजिए। हम चर्चा करते हैं चावल के उत्पादन क्षेत्र की। उत्पादन क्षेत्र, चावल के उत्पादन क्षेत्र की। तो चावल का उत्पादन क्षेत्र अगर भारत में देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है, भारत में प्रथम स्थान पर आता है। सेकंड अगर हम बात करें तो चावल का दूसरा प्रमुख उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर हम थर्ड राज्य की बात करें तो चावल का तीसरा प्रमुख उत्पादन करने वाला है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु राज्य में होता है। अगर हम और अन्य गौण राज्यों की बात करें तो वहाँ हम पंजाब को, या हम यहाँ लिख सकते हैं गौण राज्य, या अन्य राज्य लिख सकते हैं, अन्य राज्य। और अन्य राज्यों की बात करें तो कौन कौन से राज्यों में इसका उत्पादन होता है, तो अपने एग्जाम में यहीं से प्रश्न बन करके आएगा। लेकिन यहाँ से भी क्या प्रश्न आएगा वो भी मैं बता दूँ। अन्य राज्यों में पंजाब, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और साथ ही असम, इन राज्यों में चावल का उत्पादन अच्छा होता है। कुछ अन्य और गौण उत्पादन की बात करें तो झारखंड वाले क्षेत्र में भी होता है, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में भी होता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान देंगे आप, प्रमुख रूप से अगर हम राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, ये है पश्चिमी बंगाल। भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिमी बंगाल से। यहाँ अगर हम अन्य राज्यों की बात करें, उनमें से अगर बात करें तो पंजाब राज्य प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक करता है। पंजाब राज्य में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। यहाँ महत्वपूर्ण है, इसको इस रूप में भी पूछा जा सकता है। अगर हम सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो इसको एक ही शब्द में कहें तो उत्पादकता कहा जा सकता है। किस राज्य की चावल उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है, और यही अपन कंफ्यूज होते हैं। चावल उत्पादन की सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब राज्य की पाई जाती है, लेकिन चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, उत्पादन और उत्पादकता। तो फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा होती है पंजाब की, लेकिन प्रोडक्शन अगर होता है तो प्रोडक्शन किसका है? पश्चिमी बंगाल का है। तो यहाँ आप प्यारे साथियों एक और भी तथ्य देख पा रहे होंगे। अगर हम उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु की बात करें तो ये हमारे तट पर पड़ने वाले राज्य हैं, और ये जो तट पर पड़ते हैं ये पूर्वी तट है। तो यहाँ प्रश्न बन करके आ जाता है, क्षेत्र की विशेष संदर्भ में प्रश्न पूछ लिया जाता है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। हम राज्य ढूंढते रह जाते हैं कि पश्चिमी बंगाल होगा, अपने को आंसर में नहीं मिलता, या फिर अपन ढूंढते हैं कि पंजाब होना चाहिए, आंसर नहीं होता है, और क्षेत्र दे दिया जाता है भारत के पूर्वी तट पर सर्वाधिक चावल बोया जाता है या चावल उत्पादन होता है।
चावल का उत्पादन है। तो पूर्वी तट पर सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। अगर नदियों की बात करें, क्योंकि हमने देखी थी मृदा, और मृदा का निर्माण हमने कछारी मृदा के रूप में देखा, और कछारी मृदा नदी द्वारा निर्मित है। तो इस नदी द्वारा निर्मित मृदा वाले क्षेत्र की बात करते हुए क्षेत्र को अगर पूछ लिया जाए तो किस नदी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है, तो गंगा नदी क्षेत्र में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। देखिए दोनों ही तथ्य अलग हैं। तटों की बात करें, पूर्वी तट पर सबसे ज़्यादा चावल बोए जाते हैं, क्योंकि पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सारे हैं, ये पूर्वी तट पर पड़ने वाले राज्य हैं, और इन पूर्वी तट वाले राज्यों में ही सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। अब इसी को लेकर के यहाँ से प्रश्न बना करके दे दिया जाता है, और प्रश्न होता है किस राज्य में सर्वाधिक दक्षिणीवर्ती क्षेत्र का चावल उत्पादन होता है। तो आप यहाँ देखेंगे दक्षिणी भारत में चावल का तात्पर्य धान का कटोरा कहा जाता है। दक्षिण भारत में धान का कटोरा कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो आप ये याद रखेंगे, गोदावरी कृष्णा डेल्टा। गोदावरी व कृष्णा डेल्टा को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत में धान का कटोरा कहा जाता है। यही प्रश्न कटोरे के लिए आ जाता है। भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को भारत में धान का कटोरा या चावल का कटोरा कहा जाता है। इसको धान कहें या चावल कहें, तो भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। दक्षिण भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है, गोदावरी कृष्णा नदियों के डेल्टा को कहा जाता है। अगर दक्षिण भारत में धान का कटोरा की बात की जाए तो यहाँ एक ही राज्य प्रधान उत्पादन में आ रहा है। तो दक्षिणी भारत में धान का कटोरा कहलाता है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ आपको तमिलनाडु करना है। अब ये नहीं जोड़ना कि वहाँ कृष्णा नदी नहीं जा रही, वहाँ ये नहीं जोड़ना कि गोदावरी नदी नहीं जा रही। राज्य विशेष पर पूछा है तो दक्षिणी भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तमिलनाडु को, और दक्षिणी भारत में धान का कटोरा कहा जाता है नदियों को लेकर, तो गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा को धान का कटोरा कहा जाता है। प्यारे साथियों, ये तो थे चावल फसल को बनने वाले प्रमुख क्वेश्चनों की लेकर या चावल की प्रमुख रूप से बनने वाली स्थिति। अब हम कुछ विशेष तथ्यों को और देखेंगे चावल के संदर्भ में, वो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। यहाँ तक एक बार आप इसको नोट डाउन करें और फिर आगे की विशेष तथ्यों को देखते हैं। यहाँ विशेष तथ्यों में बात करें हम चावल के विशेष तथ्य, तो विशेष तथ्यों में हम देख पाएंगे, विशेष तथ्यों में जो चावल की कृषि है, चावल की कृषि, इसकी 3 विधियां हैं। चावल की कृषि की 3 विधियां हैं और वो 3 विधियां संपूर्ण विश्व में प्रचलित हैं, भारत में भी प्रचलित हैं। इन 3 विधियों को कहा जाता है रोपण कृषि विधि, इसको कहा जाता है जुताई विधि, और इसको कहा जाता है छिटक कर बोना विधि।
छिटक्कर बोना विधि। अब ये है क्या, इस रोपण कृषि में चावल के पौधे लगाए जाते हैं। चावल के पौधे लगाए जाते हैं। पहले इसका पौधारोपण होता है। पहले इसको एक जगह चावल का एक साथ बीज डाल करके पौधे तैयार किए जाते हैं, यानी नर्सरी होती है। फिर उन पौधों को बड़ा होने के बाद वहाँ से हटाया जाता है और समतल खेत में, भरे पानी के खेत में रुपाई की जाती है। इस रुपाई को ही कहा जाता है रोपण कृषि। अब यहाँ एक प्रश्न निकल कर के आता है, चावल के लिए हम धान वाली फसल तो देख ही रहे थे, चावल किस प्रकार का पौधा भी है? चावल एक रोपण कृषि की फसल भी है। चावल एक रोपण कृषि फसल भी है। रोपण कृषि फसल भी है। तो जहां हमने खाद्यान्न के साथ देखा था गेहूं और चावल प्रधान खाद्यान्नों में आते हैं, तो चावल एक रोपण कृषि में भी आता है। जितनी भी बागाती फसलें होती हैं रोपण कृषि में आती हैं। चावल बागानी कृषि में नहीं आता है, बागाती कृषि में नहीं आता है, या फल फूलों में नहीं आता है, बावजूद भी किस में आता है? रोपण कृषि में आता है। जुताई विधि, इसमें खेतों को जोतकर बीज बोए जाते हैं। यानी जिस प्रकार से हम गेहूं की कृषि करते हैं, बाजरे की कृषि करते हैं, उस प्रकार से खेतों को जोत करके फिर इसमें बीज बोए जाते हैं, यानी निराई गुड़ाई द्वारा इसको किया जाता है। तो इनमें पशुओं के द्वारा, व मशीनों द्वारा, पशुओं द्वारा और मशीनों द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर हम इस जुताई विधि की बात करें तो इसमें सर्वाधिक जो बोया जाता है उसके अंतर्गत पशुओं के द्वारा ही बोया जाता है। ये क्षेत्र अधिक है। अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र अधिक आता है। छिटक्कर विधि की बात करें तो इसमें बीज को बिखेर दिया जाता है। बीज को बिखेर कर बोया जाता है। कुछ फसलें देखी होगी, पहले खेत की जुताई कर दी जाती है, जुताई करने के बाद में बीज को फैला दिया जाता है, उसके बाद में उसके ऊपर पुनः जुताई कर दी जाती है, और इस प्रकार से तैयार होने वाली फसल को कहा जाता है छिटक कर बोने वाली विधि। तो बीज को छिटक करके भी बोया जाता है। ये सामान्यतः धान और तिल के लिए होती है। धान और तिल फसल के लिए उपयोगी होती है। तो इन दो फसलों में इसका उपयोग छिटक करके किया जाता है। तो मुख्य रूप से इन दो फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। तो चावल को बोने की 3 विधियां हैं, रोपण विधि, जुताई विधि और छिटक करके बोने की विधि। तीनों ही विधियों से भारत में बोया जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो सर्वाधिक वर्तमान में जो उपयोग है क्षेत्र को देख करके, तो क्षेत्र की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बड़े क्षेत्र पर रोपण कृषि होती है। लेकिन उत्पादन क्षेत्र वाले स्थान की बात करें तो जुताई विधि द्वारा होने वाली जो चावल का उत्पादन है वो उत्पादन अधिक देता है। तो इस प्रकार से ये 3 विधियां थी, और साथ ही 3 प्रकार की चावल की जो किस्में हैं जो अलग अलग ऋतुओं के साथ बोई जाती हैं, उनकी भी हम चर्चा करें तो चावल के लिए 3 कृषि ऋतु में बोई जाने वाली 3 फसलें हैं, इनको भी हम देखें तो ये 3 फसलें निम्न हैं। कौन कौन सी हैं? चावल की कृषि में, चावल की कृषि ऋतु में बोई जाने वाली फसलें, ऋतु में बोई जाने वाली फसलें। तो कौन कौन सी ऋतु में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? तो यहाँ देखेंगे 3 ऋतुओं में बोई जाने वाली 3 फसलें हैं। देखिए कौन कौन सी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। पहली फसल है अमन फसल, दूसरी है
ओस फसल और तीसरी है बोरो फसल। ये 3 किस्म है और इन 3 किस्मों को 3 ऋतुओं के साथ बोया जाता है। अमन फसल है, इसका जो उत्पादन क्षेत्र है वो होता है वर्षा ऋतु में, अर्थात इसको कहा जाता है मानसून काल में बोई जाने वाली फसल, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल। ओस फसल है, ये बोई जाती है शीत ऋतु में। अब बची ऋतु एक जिसको ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, लेकिन प्यारे साथियों ऑप्शन में कभी भी ग्रीष्म ऋतु देकर के अभी तक नहीं पूछा गया है। याद रखिए, शीत ऋतु में अगेती फसल के रूप में बोई जाती है ओस और पछेती फसल के रूप में बोई जाती है बोरो। अर्थात जहाँ सर्दियों की शुरुआत होती है वहाँ ओस फसल बोई जाती है और जब कड़ाके की सर्दियाँ पड़ रही होती हैं उस समय बोई जाने वाली फसल को कहा जाता है बोरो। तो इसको कहा जाता है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु में बोई जाने वाली फसल। अगर शिशिर ऋतु ऑप्शन में नहीं है तो ही आपको क्या करना है, आगे ग्रीष्म ऋतु की चर्चा करनी है, अन्यथा ये नहीं मानना है। तो यहाँ आप देखेंगे वर्षा ऋतु में अमन, ओस, शीत ऋतु में बोरो, शिशिर ऋतु में बोई जाने वाली चावल की 3 प्रमुख किस्में हैं। इसके अलावा भारत में उत्तम चावल है वो बोया जाता है बासमती, और बासमती का जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य में और नेक्स्ट पड़ता है पंजाब राज्य में। उत्तर प्रदेश और पंजाब वाले क्षेत्र में बासमती बोया जाता है। इसके अलावा अगर और किस्मों की बात करें, IR8 और IR20 ये भी चावल की किस्में हैं। ये एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है। IR20 किसकी प्रमुख फसल मानी जाती है, तो ये चावल की प्रमुख फसल मानी जाती है। बासमती को हम जानते हैं अच्छी तरीके से, इसलिए सामान्यतः ऐसे प्रश्न कम ही देता है। तो ये चावल की प्रमुख फसलें हैं जो बोई जाती हैं। अब यहाँ अगर हम और तथ्यों की बात करें तो यहाँ और देखिए प्यारे साथियों, चावल के लिए केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र खोला गया है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अब केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा एक क्षेत्रीय कार्यालय है। तो 2 चीज़ें साथ ही देख लेंगे, एक है राष्ट्रीय और एक है अंतर्राष्ट्रीय। तो यहाँ हम देखें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये खोला गया है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। फिलीपींस देश है और इस फिलीपींस देश का मनीला शहर है, मनीला में खोला गया है। अब हम बात करें केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये खोला गया है कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा या ओडिशा में खोला गया है। अब आपके सामने एक नया प्रश्न बन सकता है और वो ये बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का भारत में क्षेत्रीय कार्यालय, भारत में क्षेत्रीय कार्यालय, भारत में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो यहाँ ध्यान रखेंगे क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर में है, कानपुर उत्तर प्रदेश। ये भी याद रखेंगे। तीनों संस्थाएं इंपॉर्टेंट हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस देश की राजधानी मनीला में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र
भारत के कटक शहर उड़ीसा राज्य का है, वहाँ स्थापित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का भारत में क्षेत्रीय जो कार्यालय है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में खोला गया है। इस प्रकार से चावल पर बनने वाले अन्य प्रश्न थे। अब यहाँ 2 प्रश्नों को और ध्यान दे लेंगे। एशिया को चावल संस्कृति के नाम से जाना जाता है। चावल संस्कृति के नाम से जाना जाता है। एशिया को चावल संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, यहाँ ध्यान देंगे। एशिया में चीन, भारत, इंडोनेशिया, बाकी हमारे पड़ोसी देश मलेशिया व थाईलैंड, इनमें सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करने वाले देशों की अगर हम बात करें तो चीन, भारत व इंडोनेशिया में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तीनों ही देश, चीन, भारत और इंडोनेशिया हैं, वो एशिया महाद्वीप के देश हैं, इसलिए चीन, भारत और इंडोनेशिया अधिक उत्पादन भी करता है। यही कारण है कि एशिया को चावल संस्कृति भी कहा जाता है। प्यारे साथियों, यहाँ तक आपको चावल फसल के बारे में बताई गई सारी जानकारियाँ पसंद आई होंगी और शायद समझ में भी आया होगा। अब आगे देखते हैं हम अगली फसल को। हमारी अगली फसल है गेहूँ। नेक्स्ट हमारी फसल है गेहूँ। तो सबसे पहले गेहूं के उत्पादन क्षेत्र को अगर हम देखें तो गेहूं हमेशा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बोया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो जैसा हमने चावल के लिए देखा था उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उसके उत्तरी भाग हैं वो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अगर इसकी हम क्षेत्र की चर्चा करें तो ये तो है उष्ण कटिबंध, और ये क्षेत्र है शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बोया जाता है। ये विश्व में गेहूं उत्पादन क्षेत्र है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में बोया जाता है और इसी क्षेत्र में भारत पड़ता है। ये क्षेत्र भारत का है। तो भारत के कौन से राज्य आएंगे, ये इससे विदित हो रहा है। चावल के लिए कौन से राज्य आएंगे, इसके लिए विदित हो रहा है। तो जैसा कि हम अगर मानचित्र के माध्यम से ऐसी कुछ आउटलाइनें जान लें तो हमारे लिए ये समझना आसान हो जाता है कि हम कौन से क्षेत्र के राज्यों की बात करें, कौन से देशों की बात करें, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हर चीज़ को रट करके याद नहीं किया जा सकता है, समझ करके याद करेंगे लंबे समय तक याद रहेगा। कुछ बनने वाले प्रश्न हैं जो ऐसे ही होते हैं एग्जाम में, जो हम सामान्य किताब में नहीं पढ़ते हैं, बुक में या हमें कोई नोट्स में नहीं मिलता है, लेकिन अगर चित्र के माध्यम से देखें तो वहाँ अपन इन सॉल्यूशनों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्यारे साथियों, जैसे देख पा रहे होंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र का विस्तार होता है वो आपको पता है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तक, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा तक होता है। इस प्रकार से इस कर्क रेखा और मकर रेखा से उत्तरवर्ती भागों में, देखिए ये भी इसका उत्तरवर्ती भाग है और ये भी इसका उत्तरवर्ती भाग है। उत्तरवर्ती भाग का मतलब उच्च अक्षांश की ओर। तो कर्क रेखा व मकर रेखा इसका सीमांकन करती है और इससे उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर शीतोष्ण कटिबंध प्रारंभ होता है और यहाँ गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं भारत की दूसरी प्रधान खाद्यान्न फसल है। दूसरी प्रधान खाद्यान्न फसल है। प्रधान खाद्यान्न फसल है। अब यहाँ चावल के लिए हमने 3 ऋतुएं देखी थी, तीनों ही ऋतुओं में बोया जाता है, तो साल भर बोई जाने वाली है, लेकिन इसकी पर्टिकुलर एक ही सीजन के समय बोई जाने वाली फसल है, इसलिए इसको कहा जाता है रबी की प्रमुख फसल। रबी की प्रमुख
फसल मानी जाती है। गेहूं को रबी की प्रमुख फसल माना जाता है। यहाँ अगर इसकी अनुकूल परिस्थितियों की हम बात करें तो चावल के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार से पाई जाती हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ, उनमें अगर हम सबसे पहले वर्षा की बात करें तो चावल के लिए वर्षा और गेहूं के लिए वर्षा, दोनों को साथ साथ समझेंगे। गेहूं के लिए वर्षा की औसत जो उपलब्धता है वो 80 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। एवरेज वर्षा कितनी वर्षा होनी चाहिए? 80 सेंटीमीटर औसत वर्षा की उपलब्धता होनी चाहिए। लेकिन चावल के लिए हमने कितनी देखी थी? 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा चावल के लिए होनी चाहिए। तो जहाँ चावल की पैदावार हो रही है, समतल भाग हैं, अगर वर्षा की मात्रा घट जाती है तो उस क्षेत्र में धीरे धीरे कौन सी फसल का क्षेत्र आ जाता है? गेहूं की फसल का क्षेत्र आ जाता है। तो यहाँ वर्षा की उपलब्धता अगर इससे कम वाले क्षेत्र में होती है तो भी हो सकती है, सिंचाई की आवश्यकता होगी। तो कम वर्षा क्षेत्र में सिंचाई की उपलब्धता के द्वारा भी इसको पैदा किया जाता है। नेक्स्ट अगर स्थिति को देखें हम तापमान, तो तापमान की उपस्थिति हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि तापमान गेहूं के लिए चावल की तुलना में कम होना चाहिए। और कम कितना होना चाहिए? अगर इसकी हम बात करें तो चावल के लिए जो अनुकूल तापमान है उस अनुकूल तापमान की स्थिति हमें सामान्य रूप से 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान की आवश्यकता अनुकूल होती है। इससे कुछ अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में भी चावल को आसानी से बोया जा सकता है। तो तापमान जहां 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पाया जाता है, गेहूं का अच्छा उत्पादन होता है। नेक्स्ट अगर हम मृदा की बात करें तो चावल के लिए और गेहूं के लिए समान ही मृदा की आवश्यकता होती है। यहाँ देखिए समान मृदा की आवश्यकता होगी तो मृदा कैसी होगी? कछारी होगी। इसी कछारी मृदा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा का निर्माण है वो किससे होता है? तो जलोढ़ मृदा का निर्माण है वो नदियों से होता है। तो नदियों द्वारा लाई गई मृदा। हम मृदा वाले टॉपिक में इसको और देखेंगे, कछारी मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो कछारी मृदा नदियों द्वारा लाई गई है, जैसा कि हम चावल वाले पॉइंट में इसको डिटेल से देख चुके हैं। समतल मैदानी प्रदेश होंगे तो गेहूं के लिए भी समतल मैदानी प्रदेश की आवश्यकता होती है। लेकिन ध्यान रहे वर्तमान समय में सिंचाई की अनुकूल विधियों ने जहां ढाल वाला क्षेत्र था वहां भी गेहूं की पैदावार को बढ़ा दिया है। जैसे कि हम भारत के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें और उसमें भी राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो वहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र में भी गेहूं की पैदावार ढाल वाले क्षेत्रों में होने लग गई है। इसलिए वहाँ जो मिट्टी है वो प्रकार भी बलुई दोमट मृदा का है, कछारी मृदा नहीं है। तो उस क्षेत्र में भी गेहूं की पैदावार होना प्रारंभ हो गया है। तो ये अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। इन परिस्थितियों के अलावा हम बात करें गेहूं के लिए तो गेहूं की एक परिस्थिति और होती है। क्या होती है? तापमान में सम अवस्था पाई जाए, समानारूप परिस्थितियाँ। समानारूप परिस्थितियों का तात्पर्य ये है कि बर्फबारी नहीं होनी चाहिए। तापमान हम 10 डिग्री देख रहे हैं तो 10 डिग्री से लेकर 21 डिग्री के बीच में हो। अगर हम इससे कम भी तापमान वाला क्षेत्र हो तो भी गेहूं हो जाता है। लेकिन तापमान गिर करके इतना भी नहीं हो कि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पहुंच जाए। ऐसी परिस्थिति में गेहूं की पैदावार है वो घट जाती है और पौधा नष्ट भी हो जाता है। इस प्रकार से समानारूप परिस्थितियाँ हो, तापमान में समानता सी बनी रहे। पकते समय इसको थोड़े से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको बोते समय तापमान की कम आवश्यकता होती है। जब गेहूं को बोया जाता है उस समय तापमान कम चाहिए, लेकिन जब पकता है उस समय तापमान अधिक होना चाहिए ताकि गेहूं जल्दी पक जाता है। इस प्रकार से इसके लिए परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से पाई जाती हैं। अगर हम उत्पादन क्षेत्रों की बात करें
तो इसके उत्पादक राज्य हैं उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्रों में हम बात करेंगे तो सर्वाधिक इसका उत्पादन करने वाला राज्य है, तो राज्य सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम राज्य की बात करें तो पंजाब राज्य आता है। अगर अन्य राज्यों की बात करें तो हरियाणा आता है, और अन्य राज्यों की बात करें तो पूर्वी राजस्थान आता है। पूर्वी राजस्थान आता है। ये प्रधान उत्पादन करने वाले राज्य हैं। बिहार वाले क्षेत्र में भी चावल का उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में भी चावल का उत्पादन होता है, तो अन्य राज्यों में और भी आते हैं, लेकिन भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान है वो प्रधान क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब यहाँ तथ्य आता है गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन, या हम उसकी बात करें उत्पादकता फर्टिलिटी रेट की, तो सर्वाधिक गेहूं की उत्पादकता पंजाब राज्य की पाई जाती है। अर्थात पंजाब राज्य में कम भूमि पर गेहूं बोया जाता है, बावजूद भी उत्पादन अच्छा देता है, इसलिए पंजाब को गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। भारत में गेहूं का कटोरा, गेहूं का कटोरा पंजाब कहलाता है। कम भूमि पर ही ज़्यादा उत्पादन देता है, इसको भी समझ लें। अगर उत्तर प्रदेश की और हम पंजाब की तुलना करें तो इस प्रकार से हमारे पास में क्षेत्र है। अब यहाँ उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, हम इसको इंडिकेट कर दें यूपी। अगर हम इसको इंडिकेट कर दें पंजाब, इसको इंडिकेट कर दें हरियाणा, ये स्थिति वास्तव में नहीं है कि पंजाब उत्तर प्रदेश इधर पड़ता है, ये केवल और केवल समझने के लिए है। पंजाब पड़ता है, फिर राजस्थान पड़ता है, फिर हरियाणा पड़ता है, फिर उत्तर प्रदेश पड़ता है, लेकिन केवल समझने के लिए है। अगर हम बात करें राजस्थान और अन्यों की बात करें, अब यहाँ इस क्षेत्र पर अगर उत्पादन हो, इतने क्षेत्र पर अगर भूमि हो और उस क्षेत्र पर गेहूं बोया जाए और गेहूं का उत्पादन हो 100 टन, और इस क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन हो और उत्पादन हो 70 टन, तो प्यारे साथियों देख पा रहे होंगे 100 टन और 70 टन में अधिक तो कौन सा है? 100 टन है। तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य तो कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश, जो कि सर्वाधिक उत्पादन करता है। ज़्यादा भूमि पर बोता है तो ज़्यादा उत्पादन करता है, लेकिन पंजाब में कम भूमि पर उत्पादन होने के कारण भी अधिक उत्पादन होता है। कम भूमि पर बोया जाता है लेकिन 70 टन उत्पादन, क्षेत्र कम उत्पादन ज़्यादा, इसलिए इसको कहा जाता है उत्पादकता। तो पंजाब राज्य की गेहूं में सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है, चावल में भी सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। इस प्रकार से हम सर्वाधिक उत्पादक और उत्पादन के दृष्टि से दो राज्यों को ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक उत्पादकता वाला जो राज्य है वो पंजाब है, और फिर अन्य राज्यों की बात करें तो हरियाणा, पूर्वी राजस्थान अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में आते हैं। अब अगर हम और बात करें इसके संदर्भ में तो इसके कुछ महत्वपूर्ण जो किस्में हैं वो भी ध्यान रखेंगे। गेहूं की किस्म, इन किस्मों में हम देखें तो कौन कौन सी किस्म है? सोना कल्याण, माही बजाज,
ये परियोजना नहीं है माही बजाज, माही बजाज नाम है। सुगंधा, माही सुगंधा, एक साथ है, माही और सुगंधा दो नहीं है। माही सुगंधा, माही कल्याण, माही कल्याण। देखिए सोना कल्याण, माही कल्याण, माही सुगंधा। माही सुगंधा की बात जब आएगी तो राजस्थान वाले क्षेत्र में माही सुगंधा के नाम से चावल की भी एक किस्म है, इसको भी बोया जाता है। तो ये मुख्य रूप से गेहूं की प्रधान किस्में मानी जाती हैं जो अच्छा उत्पादन देती हैं। ये थी हमारी गेहूं के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों की बात। अब अगर इस संदर्भ में हम देखें तो हमारे भारत की जो स्थिति है वो गेहूं के लिए दूसरे नंबर पर आते हैं। वर्तमान में चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर आता है। यहाँ भी थोड़ा सा तथ्य इम्पोर्टेंट है, चावल में भी चीन का प्रथम स्थान है और गेहूं में भी प्रथम स्थान है। तो भारत की स्थिति यहाँ भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बन जाती है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है। यहाँ तक की जानकारी आप देख पाए होंगे, गेहूं फसल तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे हम अगली जो फसल है उसके बारे में चर्चा करते हैं, नोट डाउन करें। नेक्स्ट हमारी फसल लेते हैं हम बाजरा फसल। तो बाजरा उष्ण शुष्क परिस्थितियों में बोया जाता है। उष्ण भी हो और वर्षा कम होती हो तो शुष्क भी हो। उष्ण शुष्क परिस्थितियों में बोया जाता है। उष्ण शुष्क परिस्थितियों में बोया जाता है। अन्य अगर स्थिति की बात करें तो हम बाजरे के लिए महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनमें देखते हैं। बाजरा एक मोटा अनाज है। मोटा अनाज वाली फसल है। अब मोटा अनाज में बाजरा है तो बाजरे के अतिरिक्त भी कुछ अन्य फसलें और आती हैं मोटे अनाज में। तो उसमें मक्का है, रागी है, जौ है, ये भी मोटे अनाज की फसलें हैं। ज्वार भी है, मोटा अनाज ही है। तो ये मोटा अनाज वाली फसलें मानी जाती हैं। बाजरा, मक्का, रागी, जौ, ज्वार ये मोटे अनाज में आती हैं। इस मोटे अनाज की विशेषता कि इसमें जल की कम आवश्यकता होती है। बाजरा भी इसी प्रकार की परिस्थिति में बोया जाता है। उष्ण है, शुष्क परिस्थिति है, उष्ण शुष्क परिस्थितियों में बोया जाता है। तो इसके लिए अगर हम औसत एवरेज बात करें तो यहाँ हम अनुकूल परिस्थिति लें तो इसकी अनुकूल परिस्थितियाँ कौन कौन सी होंगी। तो यहाँ हम सबसे पहले देखें वर्षा। तो बाजरे के लिए वर्षा की उपलब्धता, बाजरे के लिए तापमान की आवश्यकता और बाजरे के लिए मृदा की आवश्यकता। ये तीन परिस्थितियाँ अगर हम देखें तो बाजरे के लिए जो उपस्थित वर्षा की मात्रा है वो 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्रों में होता है। 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्रों में बाजरा बोया जाता है। लेकिन एग्जाम में ये 50 सेंटीमीटर से कम भी देकर के पूछा जा सकता है। तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्रों में सर्वाधिक भारत में स्थान आता है इसका, लेकिन एवरेज इसकी उपस्थिति 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्रों तक देखी जाती है। तापमान की अगर आवश्यकता को देखें तो बाजरे के लिए तापमान की आवश्यकता 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाई जाती है। डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान, औसत ताप की आवश्यकता होती है। मृदा की बात करें तो मृदा के लिए इसमें बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। मृदा में बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता, बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। ये इसकी मूल रूप से विशेषता पाई जाती है।
अगर इसके क्षेत्र विशेष की हम बात करें उत्पादन की, तो इसके उत्पादन करने वाले राज्यों में कौन कौन से आते हैं? उत्पादन क्षेत्र। तो उत्पादन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है बाजरे का, वह पहला राज्य है राजस्थान। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करने वाला राज्य है तो कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो इसके बाद में गुजरात राज्य बाजरा उत्पादन करने वाला है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वह भाग जो राजस्थान के साथ लगता है, वह क्षेत्र बाजरा उत्पादन करने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र आता है। ये प्रमुख रूप से भारत में बाजरा उत्पादन करने वाले राज्य हैं। इनमें अगर हम क्षेत्र विशेष में जिस प्रकार से हमने देखा गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन कौन सी नदी घाटियों में होता है, तो इस संदर्भ में भी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा है? पश्चिमी थार मरुस्थल। पश्चिमी थार मरुस्थल। पश्चिमी थार मरुस्थल में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन होता है। और इस क्षेत्र में मृदा की बात कर रहे थे हम, बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता है। तो यहाँ इस बलुई दोमट मृदा की एक विशेषता और होती है, इसमें लवणीयता होती है। तो यहाँ ये भी ध्यान रख लें, प्रश्न आपको बदल करके दिया जा सकता है, किस मृदा के तत्वों की अधिकता पाई जाती है या मृदा में कौन से तत्वों की अधिकता पाई जाती है। तो लवणीय तत्वों की अधिकता वाली जो मृदा होती है उसमें बाजरा अच्छी तरीके से बोया जा सकता है और अच्छा उत्पादन भी दे देता है। अब अगर हम इस क्षेत्र विशेष से हट करके और बात करें तो दक्षिणी राजस्थान में कम वर्षा क्षेत्रों में भी बाजरा बोया जाता है। तो बाजरा अन्य उत्पादन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो गौण राज्यों में 5वें नंबर पर आ जाता है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में कम वर्षा क्षेत्र में बोया जाता है। कम वर्षा क्षेत्र में बाजरा बोया जाता है। इस प्रकार से हमारी मुख्य रूप से 3 फसलें कंप्लीट होती हैं, चावल, गेहूं और बाजरा। यहाँ तक की जानकारियाँ आपको कंप्लीट रूप से प्रदान की गई हैं। इस संदर्भ में अगर कोई आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स के साथ बताएं। अब यहाँ कुछ तथ्य आपके सामने हैं जिनको मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। बाजरा उत्पादन की दृष्टि से विश्व के लिए भी अगर कोई प्रश्न हो तो प्रश्न बनता है, विश्व में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन है, सर्वाधिक बाजरा उत्पादन, तो वो देश है भारत। अब यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन की भी बात करें तो भारत में सर्वाधिक भारत है और भारत में सर्वाधिक उत्पादन व उत्पादकता दोनों ही दृष्टि से हमारे राजस्थान का अग्रणी स्थान आता है। ये होती हैं भारत से लेकर के राजस्थान तक की स्थिति। यहाँ हम आज के इस क्लास में चावल, गेहूं और बाजरे की 3 प्रधान फसलों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आगे की क्लास के साथ हम बची हुई शेष फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ तक की क्लास आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, आप इसके लिए अगर क्लास देख रहे हैं तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें। आप अपने कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव हैं तो सुझाव भी डाल दें। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, आशा रखता हूं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है, आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दें, आंसर दें। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।